हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कुछ टर्म्स और सीखेंगे। सबसे पहला टर्म जो आज हम लोग सीखेंगे वो है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। आप लोग भी सुने होंगे वर्ड स्टॉक। स्टॉक का मतलब वो सामान जिसको आपने बेचने के लिए ख़रीदा है लेकिन अभी वो सेल नहीं हुआ है और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है। तो वही लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। साल के अंत में जो माल बच गया उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में अनसोल्ड आइटम्स या गुड्स आर नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो माल जो साल के शुरू में बचा हुआ है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री वर्ड नॉर्मली मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड जो फिनिश प्रोडक्ट के डीलर हैं वो यूज़ करते हैं और इन्वेंट्री नॉर्मली मैन्युफैक्चरर के द्वारा यूज़ होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब वो माल जो मैन्युफैक्चरर अभी ख़रीद लिए हैं लेकिन अभी वो या तो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है या अभी उस पर काम चल रहा है या माल भी तैयार हो गया है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा तैयार कर दिया गया है लेकिन वो अभी मार्केट में सेल नहीं हुआ है। तो इन्वेंट्री को फर्दर ब्रेक किया जाता है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किए हैं उसके लिए जो सामान ख़रीदा है आपने, जो माल ख़रीदा है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। उसको आप कन्वर्ट करेंगे प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट में तो वो आपका तैयार माल बन जाएगा। इट इंक्लूड्स दोज आइटम्स विच आर परचेज्ड for manufacturing purposes but are lying unused। कच्चा माल खरीद के तो ले आए हैं लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं लाया गया है। से फॉर इंस्टेंस आप जूस मैन्युफैक्चर करते हैं तो जूस बनाने के लिए आपको फ्रूट्स चाहिए, तो आपने फ्रूट्स तो ख़रीद के रख लिया है लेकिन वो अभी यूज़ नहीं हुआ है जूस बनाने के प्रोसेस में। तो वो जो माल बचा हुआ है आपका फ्रूट्स उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, फ्रूट्स purchased for manufacturing juices but are lying unused। तो ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल का
इन्वेंट्री। नेक्स्ट सेकेंड इसका इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री of semi finished products further processing is needed to complete the items। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामान बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं लेकिन वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर भी काम बकाया है कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, 31 मार्च आ गया, तो अकाउंट्स तो क्लोज करना होगा ना। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू जो अभी पार्टली कंप्लीटेड आइटम है उसको वर्क इन प्रोग्रेस वाले कैटेगरी में रखेंगे, उस पर कुछ और प्रोसेस करेंगे तभी वो सामान हमारा कंप्लीट होगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट्स those goods which are completely processed and are ready for sale but are lying unsold। नाम ही बता रहा है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब माल बन के तैयार है, आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बन के वो कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी वो बिका नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। से फॉर इंस्टेंस आप जूस जो बनाते हैं, जूस बन भी गया है, उसकी पैकिंग भी हो गई है, लेबलिंग भी हो गया है, सब कुछ तैयार है लेकिन अभी वो मार्केट में सेल नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या गुड्स। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट, inventory of stock in trade। It includes the value of those goods which are purchased for selling। तो स्टॉक इन ट्रेड जो हमने भी पीछे जस्ट पढ़ा था वही यहाँ भी है। तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड ऑल्सो बट स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में स्टॉक इन ट्रेड भी आ जाएगा लेकिन स्टॉक इन ट्रेड में इन्वेंट्री को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है,
तो हमारा इन्वेंट्री का सारा कैटेगरी हो चुका। अब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है, चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे कंप्लीटेड आइटम हो, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा ये हम अभी सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गया है उसका कैलकुलेशन कैसे करें ये अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री रहता है उससे शुरू करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री अगर है तो, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो साल के शुरू में जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था उससे हम यहाँ पे स्टार्ट किए। इसमें हम क्या ऐड करेंगे बाबू? ऐड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक परचेज्ड। जो भी माल आप खरीदे होंगे इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों का टोटल कर दीजिए, लेस करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक रिटर्न्ड टू द सप्लायर। कभी कभी हम माल खरीद के लाते हैं लेकिन वो हमारे ऑर्डर के अनुसार नहीं रहता है या डैमेज माल हमको मिल जाता है। हम उसको क्या करते हैं? अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। तो उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और क्या लेस करेंगे? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक लॉस्ट या डैमेज। कुछ तो स्टॉक या इन्वेंट्री डैमेज होता ही है, उसको भी लेस कर देंगे। लेस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक यूज्ड या सोल्ड। जो सेल होगा उसका कॉस्ट प्राइस, सेल वैल्यू नहीं। जो सामान आप बेचे हैं, मान लीजिए एक शर्ट आपने बनाया और बना करके उसका जो टोटल कॉस्ट आया है वो हुआ आपका 500 रुपया। तो शर्ट का कीमत कितना यहाँ पे आ जाएगा? 500। भले ही आप वो 500 का शर्ट 700 में बेचें, 800 में बेचें या जितना भी बेचें, लेकिन जो कॉस्ट है हमारा शर्ट बनाने का वो यहाँ 500 ही आएगा। क्लियर है? तो इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके इस अमाउंट में से लेस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमारा इन्वेंट्री जो क्लोजिंग होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ें। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी कि व्यापार कर रहे हैं और उस प्रोसेस में आपको कुछ भी रिसीव करना है आपके कस्टमर से, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। इट मीन्स द अमाउंट which is to be received for goods sold
और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो नॉर्मल हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के दरमियान जो हम सेल किए हैं गुड्स या अगर सर्विस प्रोवाइड किए हैं और उसके बदले में हमको अभी पैसा रिसीव करना बाकी है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। आपने अपना माल अपने कस्टमर को सेल कर दिया लेकिन वो कस्टमर अभी पेमेंट नहीं किया है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल भी दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। पहला डेटर्स। देखिए यहाँ बी साइलेंट है, लिखते तो हैं DEBTORS बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डेटर। बी हमारा यहाँ पे साइलेंट है। तो डेटर्स वो पर्सन या पार्टी है जिसको हम माल उधार बेचे हैं। दीज आर persons or parties to whom goods or services are sold on credit and payment have not been received from them. It is an asset for the बिजनेस। देखिए डेटर वो पर्सन या पार्टी है जिनको आप उधार माल बेच चुके हैं या सर्विस तो प्रोवाइड कर दिया है लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है। आजकल के बिजनेस में उधार लेन देन भी चलता है। हमारा इकॉनमी उधार पे भी बेस्ड है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपना माल उधार बेचते हैं या उधार खरीदते हैं। ठीक है। दूसरा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी एक ट्रेड रिसीवेबल्स का ही कैटेगरी है। कभी कभी आप अपने कस्टमर्स को उधार तो बेच दिए लेकिन वो भी पेमेंट नहीं किए हैं तो आपको ये डर बना रहता है कि वो बंदा हमको पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। उस केस में हम क्या करते हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड एक लिखित डॉक्यूमेंट हम उनसे ले लेते हैं जिन पे बाकायदा उनका सिग्नेचर होता है और ये भी लिखा रहता है कि वो हमको पेमेंट करेंगे आज के डेट से सर्टेन पीरियड के बाद। अमाउंट भी मेंशन रहेगा कि कितना अमाउंट पेमेंट करना है। उसमें यह भी लिखा रहता है कि इस अमाउंट के बदले में उन्होंने गुड्स या तो रिसीव कर लिया है या सर्विस रिसीव कर लिया है। तो ये कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल या तो स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है या प्लेन पेपर पे लिखा जाता है जिस पे रेवेन्यू स्टैम्प चिपका दिया जाता है। ठीक है। इसको लिखता है कौन है बाबू? इसको तो लिखा जाता है सेलर के द्वारा, सेलर ही लिखता है इसको और इस पे सिग्नेचर सबसे पहले परचेज़र करता है जिनको हम डेटर्स बोलते हैं और फिर साइन करके ये हैंड ओवर कर दिया जाता है टू दी सेलर। फिर सेलर भी इस पे अपना सिग्नेचर कर दिया जाता है। दोनों का बिज़नेस का यहाँ पे
नाम भी लिखा रहता है। तो ये एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये क्रेडिट, सेल और परचेज को फैसिलिटेट करता है। इट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज which is written by the seller, जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, and accepted by the purchaser परचेजर को क्या बोलते हैं? डेटर्स फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक सर्विसेज received. It is a medium of exchange of goods and services. आप इसको लोकल या रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लोकल या रीजनल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है तो हुंडी बोला जाता है। हुंडी, HUNDI। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड पेबल्स। यहाँ हमको रिसीव करना था तो यहाँ पेमेंट करना है। The amount which is due for payment for goods purchased or services received. It is a liability for the business. आपने माल अगर उधार खरीदा है अपने सप्लायर से तो पेमेंट तो करना है ना आपको। आज नहीं किया है लेकिन जो टाइम आपको अलाउ किया गया है सप्लायर के द्वारा उस टाइम इंटरवल में आपको पेमेंट कर देना है। तो फ़िलहाल आपके लिए वो बकाया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। क्योंकि अभी आपने उसको पेमेंट नहीं किया है इसलिए आपके लिए लायबिलिटी भी है। अब ट्रेड पेबल्स भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड होगा। यहाँ डेटर्स था तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा क्रेडिटर्स। यानी कि जिस पार्टी या पर्सन से आपने उधार माल खरीदा है या सर्विस रिसीव किया है वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। These are the parties or persons from whom goods are purchased on credit. तो जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स और जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर्स। ठीक है। ट्रेड पेबल्स का सेकेंड
जो आइटम हो गया वो होगा बिल्स पेबल। यहाँ रिसीवेबल तो यहाँ पेबल। अगर हमारे लिए कोई अमाउंट बिल्स रिसीवेबल है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। हम क्रेडिटर है तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, और जो हमारा डेटर है उसके लिए बिल्स पेबल। इट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज which is accepted and given to the creditors for goods purchased or services received. The amount mentioned in the bill is to be paid at a फ्यूचर डेट। जो बिल्स पेबल या रिसीवेबल होता है बाबू, उसमें पीरियड भी मेंशन रहता है। तो जैसे ही वो पीरियड कंप्लीट होगा वैसे ही डेटर उसका पेमेंट कर देगा टू द क्रेडिटर। 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, उस एक्स्ट्रा पीरियड को डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने कुछ टर्म्स सीख लिया, कुछ टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।